मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्यासागर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज मैं एक नई चीज़ लेके आया हूं कि कुंडली देखते समय लोग ज़्यादातर ये प्रश्न करते हैं कि हमारे पति कैसे होंगे, या पत्नी हमारी कैसे होगी, या हमारे कितने विवाह हैं, विवाह चलेगा या नहीं चलेगा। जहाँ तक हम कुंडली का जब मिलान करते हैं तो लोग गुणों को तो मिला लेते हैं। 36 गुण में 28 गुण मिल रहे हैं, 30, 32, 33 गुण मिल रहे हैं, लेकिन यदि उन गुणों से कोई मतलब नहीं होता आगे शादी चलेगी या नहीं चलेगी। कुछ चीज़ें हम आज आपको बताएंगे कि विवाह करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुंडली मिलाते समय कई कुंडलियां हमारे पास मित्रों आई हैं, और ये मैंने प्रैक्टिकल में भी देखा है कि 36 में 34 गुण मिले हैं, 35 गुण मिले हैं, 30 गुण मिले हैं, लेकिन 6 महीने के बाद ही तलाक लेटर उनके दरवाजे पर आ गया है। तो मित्रों, इस प्रकार से गुण मिलान तो पहला काम है। अष्टकूट मिलान जो करते हैं वो तो पहला काम है, लेकिन आगे शादी सुखमय होगी, शादी चलेगी या नहीं चलेगी, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। और मंत्रेश्वर जी लिखते हैं अपनी फलदीपिका में कि यदि देखिए सप्तम शादी का घर हम सप्तमेश से देखते हैं, और शुक्र जहाँ बैठा है उससे हम देखते हैं। सप्तमेश कौन है? ये लगन है। लगन से सीधे जो राशि आती है वो सप्तमेश, सप्तम भाव होता है। यहाँ से हम पति या पत्नी का विचार करते हैं। यदि पुरुष की कुंडली है तो पत्नी का विचार करेंगे, यदि स्त्री की कुंडली है तो पति का विचार करेंगे हम सप्तम से। दूसरी चीज है, स्त्री की कुंडली है तो हम सप्तम को देखेंगे, और बृहस्पति और मंगल को भी देखेंगे। स्त्री की कुंडली में सप्तमेश, बृहस्पति और मंगल को भी देखते हैं। बृहस्पति पति का कारक होता है, और मंगल उसके पराक्रम का, या मान लीजिए एक चीज आपको मैं और बता दूं, मासिक धर्म का कारक भी मंगल होता है स्त्री की कुंडली में। जब हम बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट निकालते हैं तो स्त्री की कुंडली में चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति के भोगांशों से निकालते हैं। और जब पुरुष का हम निकालते हैं बीज स्फुट तो उसमें शुक्र का, सूर्य का और बृहस्पति का भोगांशों से हम निकालते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए, स्त्री और पुरुष की कुंडली में अंतर यही है। बाकी आगे जो योग आएंगे वो सब समान हैं। तो बृहस्पति स्त्री की कुंडली हो तो हम सप्तमेश देखेंगे। बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? पीड़ित तो नहीं है। शुक्र कहाँ और मंगल कहाँ बैठे हैं? उनका भोगांश क्या है? पहले हम स्त्री की कुंडली में क्षेत्र स्फुट निकालते हैं। ये एक गणितीय सूत्र है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं हम। और पुरुष की कुंडली में हम बीज स्फुट निकालते हैं बृहस्पति, सूर्य और शुक्र को लेकर के।
शुक्र क्यों? शुक्र जो होता है वो शुक्र का रंग सफेद होता है, शुक्राणु का कारक शुक्र होता है, उसके अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता है या नहीं है वो हम बीज स्फुट से निकालते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि शादी हुई 16 साल हो गया लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं। कई कुंडलियां ऐसी भी आती हैं, ट्रीटमेंट बहुत करवा चुके, दवा बहुत करवा चुके, लेकिन उनको संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, संतान रत्न प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ज्योतिषी के पास जाते हैं, ज्योतिषी फिर क्या निकालता है? क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट का प्रयोग करके वो निकालता है कि किस पति और पत्नी में किसके अंदर किसमें कमी है या कौन सामर्थ्यवान है, उससे पूरा पता चल जाता है। ये चीज़ मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मित्रों। अगर आपको नहीं ध्यान है तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। मंतेश्वर जी अपनी फलदीपिका में कहते हैं कि यदि 7वें घर का मालिक शुक्र के साथ हो और क्रूर संबंध से रहित हो, संबंध 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दोनों की दृष्टि हो, दोनों का स्थान परिवर्तन हो, दोनों एक दूसरे से युति हो और दोनों में एक परस्पर दृष्टि हो। तो ये संबंध 4 प्रकार के बताए गए हैं। तो अगर सप्तमेश शुभ राशि में हो और शुक्र से संबंध बना रहा हो और उनसे किसी प्रकार का पाप दृष्टि न हो, न वो पाप राशि में हो, शुक्र और सप्तमेश। मित्रों 2 चीज आप याद रखो, एक तो पुरुष की कुंडली में और स्त्री में, दोनों में शुक्र और सप्तमेश दोनों आपस में संबंध बना रहे हों, बगैर पाप दृष्टि के, पाप ग्रह में, पाप घर में न बैठे हों, नीच घर में न बैठे हों, पाप दृष्टि न पड़ती हो, किसी प्रकार का उन पर पीड़ित न हो, अस्त न हो, तो उस स्त्री और उस पुरुष का केवल एक ही विवाह होगा। एक विवाह के लिए ये कहा है, वो अर्थात वो विवाह उसका जीवन भर सुखपूर्वक चलेगा अगर जिस कुंडली में शुक्र और सप्तमेश दोनों युति हैं, एक साथ बैठे हैं, या परस्पर दृष्टि है, या आपस से परिवर्तन है, तो वो विवाह अंत तक चलता है मित्रों। दूसरा सूत्र मंतेश्वर जी क्या कहते हैं? यदि 7वें का मालिक पाप ग्रह से संबंध बनावे या दूसरे या 7वें घर में पाप ग्रह हो, 7वें का मालिक किसी पाप ग्रह से संबंध बना ले, 7वें में कोई पाप ग्रह बैठा हो या पाप, 7वें घर के मालिक का मतलब यहाँ 7 नंबर में 4 राशि है, इसके मालिक चंद्रमा है, इसके मालिक किसी पाप घर में बैठ जाए या पाप ग्रह से दृष्टि हो जाए या पाप ग्रह से स्थान परिवर्तन कर लें तो वो पाप दृष्टि हो गई। या दूसरे का मालिक, 7वें और दूसरे का मालिक, दूसरा चूंकि परिवार भाव होता है, दूसरे का मालिक और 7वें का मालिक किसी पाप ग्रह से दृष्टि हो जाए या पाप ग्रह से संबंध बना लें, या शुक्र लाभ में हो या नीच का हो, 7वें घर का मालिक छठे या 12वें में हो, तो दूसरा विवाह होता है। लाभ का मालिक ये है, लाभ का मालिक अगर द्वितीय में चला जाए
या छठवें, आठवें या 12वें में चले जाएं। मोटी मोटा आप समझो, सप्तमेश सप्तम घर का मालिक और द्वितीय घर के मालिक यदि 11वें भाव में चले जाएं तो भी अच्छा नहीं होता, 2 विवाह होते हैं। यदि छठम या 12वें में चले जाएं तो भी उस स्त्री या पुरुष का 2 विवाह होता है। कभी कभी कुंडली में आती है तो तलाक तो पहले हो जाता है। डिवोर्स वाली कुंडली आती है तो वो पूछते हैं कि गुरुजी बताएं मेरा दूसरा विवाह है या नहीं है। तो दूसरा विवाह हम कैसे देखेंगे? दो प्रकार से। सप्तमें घर का मालिक छठे में चला गया हो, दूसरे घर का मालिक 11वें में चला गया हो, दोनों लेकिन शर्तें आनी चाहिए। और शुक्र और सप्तमेश दुस्वभाव राशि में बैठे हों तो वहां दोबारा विवाह का चांस बनता है, 2 विवाह योग बनते हैं। यदि सप्तमेश छठे में बैठे हों और द्वितीयेश लाभेश में बैठे हों और वो दोनों दुस्वभाव राशि में बैठे हों तब वहां 2 विवाह का योग बनता है। ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं जो लोग ज्योतिषियों से पूछते हैं कि देखिए मेरे में दूसरा विवाह का योग है या नहीं है। और तीसरा सूत्र देखिए मित्रों, फलदीपिका में ये मंतेश्वर जी ने लिखा है। फलदीपिका पुस्तक देखिए ये है। हाँ, एक चीज और है कि कुछ में बहुयोग विवाह होते हैं। जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, इनमें तो बहुविवाह होते हैं। लेकिन जो हिंदू परंपरावली लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उनमें बहुविवाह की प्रथा नहीं होती। अगर ऐसा योग बनता भी है तो भी वो लोग कहीं कहीं दुविवाह पाप माना गया है। जो धर्म को मानते हैं, एक स्त्री अगर है या नहीं है तो दूसरा विवाह वो नहीं करते। तो ऐसे में कैसे भी योग बने लेकिन वो योग नहीं काम करेगा। ये पर्वतीय क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में या कुछ लोगों में ये प्रथा है। यदि लगन में पाप ग्रह हो तो दूसरा विवाह संभव है। मंतेश्वर जी कहते हैं कि यदि लगन में शनि बैठा हो, मंगल बैठा हो, राहु केतु बैठे हो तो दूसरा विवाह हो सकता है, द्वितीय विवाह योग बन रहे हैं। यदि मंगल और शुक्र एक साथ दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें में बैठे हों तो द्वितीय विवाह योग बनते हैं। यदि मंगल और शुक्र पहले में बैठे हों, चौथे में बैठे हों, 7वें में बैठे हों, 8वें में बैठे हों और 12वें में बैठे हों तो ये द्वितीय विवाह योग बनता है। मैं पुस्तक का आश्रय इसलिए ले रहा हूं, पुस्तकों का आपको ये ग्रंथ है, इसको मैं आपको इसलिए बता दिया कि नहीं आप ये न कहो कि पंडित जी अपने मन से कुछ जोड़ के मन गढ़ंत कहानियां बता रहे हैं। या किसी के मन में कोई शंका हो तो भी मंतेश्वर जी की फलदीपिका में जाकर के वो देख सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, सारे संसार इसको मानते हैं और ये होता भी हकीकत है। ये शास्त्रों के अनुसार जितनी भी वीडियो मैंने बताया है सब शास्त्रों के अनुसार हैं। हाँ, वो मैं प्रैक्टिकल भी करता हूँ, उन चीज़ों को मैं प्रैक्टिकल भी करता हूँ, वो सही निकलते भी हैं। मेरे जितने अनुभव आए
वही सूत्र मैं अप्लाई करता हूं, वो 100% सत्य निकलते हैं। अच्छा, और देखिए, यदि मंगल दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें में हो तो भी 2 विवाह होते हैं। मंत्रेश्वर जी कहते हैं कि यदि मंगल दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें में मंगल बैठे हैं या लगन में भी मंगल बैठे हैं तो भी दुविवाह योग बनते हैं। अब एक चीज और मैं बता दूं, दक्षिण भारतीय कुंडली में, जैसे उत्तर भारतीय कुंडली में मांगलिक का विचार तब करते हैं कि जब मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें में बैठा हो, तब मांगलिक विचार करते हैं। दक्षिण भारतीय कुंडलियों में अगर दूसरे में भी मंगल बैठे हैं तो भी वो लोग मांगलिक मानते हैं। दूसरे भाव में मंगल का होना भी मंगल दोष देता है। ये हम 2-3 प्रकार से मांगलिक दोष देखते हैं। एक तो लगन कुंडली से, एक चंद्र कुंडली से, एक शुक्र कुंडली से। ज्यादातर पंडित लोग शुक्र कुंडली से मांगलिक दोष नहीं देखते, जबकि शुक्र कुंडली से अगर 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल हैं तो वो बहुत बड़ा दोष होता है। वो बहुत विवाह का जो मालिक ही पीड़ित हो जाएगा मंगल से, तो सबसे बड़ा मांगलिक दोष शुक्र से होता है। मित्रों, मैं आज आपको ये बता दूं, लग्न से हो या न हो, चंद्र से हो या न हो, लेकिन यदि शुक्र से मांगलिक है तो उसका कोई निदान नहीं होता। मैं भी आपको बता दूं ये। अच्छा, यदि बृहस्पति दूसरे घर में हो और जन्म कुंडली में एक से अधिक विवाह का योग हो तो दूसरा विवाह प्राणावस्था में होता है। ये सारे योग हों जो मैंने आपको बताया है, उसके बाद अगर बृहस्पति दूसरे में हो तो मंत्रेश्वर जी कहते हैं कि ऐसी स्त्री, ऐसे पुरुष का विवाह, दूसरा विवाह कब होगा? प्राणावस्था में होगा, 40, 45, 50 साल पे होगा। ये सारे योग मैंने आपको पहले बताया। और वो भी हो, और मंगल अगर द्वितीय भाव में बैठा हो तो द्विविवाह योग बनते हैं। वो विवाह कब होगा? कि जब आदमी प्रौढ़ हो जाता है। प्रौढ़ का मतलब 45, 50, 55 साल पे दूसरा विवाह संभव है। और यदि शनि दूसरे घर में हो और राहु 7वें घर में हो तो भी 2 विवाह होते हैं। यदि शनि दूसरे घर में हो, मंत्रेश्वर जी क्या कहते हैं, अगर शनि दूसरे घर में हो और राहु 7वें घर में हो तो भी मित्रों 2 विवाह होते हैं उस जातक के। ये सब 2 विवाह योग बताए गए हैं। फिर से सुन लीजिए, शनि दूसरे में हो और राहु 7वें में हो तो भी 2 विवाह योग होते हैं। यदि दूसरे व 7वें घर के मालिक शुक्र दूसरे या 7वें घर में हो और दूसरे और 7वें घरों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी उतनी पत्नी होगी या उतनी स्त्रियों से सुख मिलेगा। लेकिन यदि क्रूर ग्रह से युक्त हैं ये स्थान, शुक्र हो तो घटित नहीं होगा। मंत्रेश्वर जी क्या कहते हैं? यदि दूसरे और 7वें घर के मालिक शुक्र ही हों, जैसे यहाँ राशि 2 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर शुक्र जी दूसरे और 7वें दोनों घरों के मालिक हैं
एक में वृषभ राशि है, दूसरे में तुला राशि आएगी, और शुक्र उन्हीं में बैठे हों, दूसरे या सातवें में बैठे हों, और यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, मान लीजिए यहाँ द्वितीय राशि है, वृषभ राशि है और सप्तम राशि है, शुक्र भी इसी में बैठे हैं, और उसमें बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, तो उनकी उतनी पत्नी कहनी चाहिए। देखिए पहले के ऋषि महर्षि ये ज्योतिषी गणना करके कितना बढ़िया सूत्र निकालते हैं। वो व्यक्ति उसकी उतनी पत्नी होती हैं, जानते में या अनजानते में, नैतिक या अनैतिक, दूसरा घर हो, सातवां घर हो और शुक्र इसी में बैठे हों, शुभ ग्रह से दृष्टि हो, उसकी उतनी ही पत्नी होती हैं। और एक चीज वही, अगर किसी पाप ग्रह से दृष्टि हो जाए, वो शनि मंगल से दृष्टि भी हो जाए, जितने पाप ग्रहों से दृष्टि होती है उतनी पत्नी उनकी खराब हो जाती हैं, अर्थात डिवोर्स हो जाते हैं या डेथ हो जाती है या कुछ हो जाते हैं। जितने शुभ ग्रह देखते हो उतनी पत्नी बनती है, लेकिन जितने अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी शुक्र पर या द्वितीय भाव पे या सप्तम भाव पे, उतनी पत्नियां उनके जीवन से हट जाएंगी। देखिए कितना बढ़िया सूत्र है ये। आगे देखिए, यदि शनि और शुक्र सप्तम में हो तो जातक अपने स्त्री में आसक्त रहता है। यदि शनि और शुक्र सप्तम में बैठे हैं तो जो जातक होता है, जिसकी कुंडली होती है, स्त्री हो या पुरुष हो, वो अपनी पत्नी में ही आसक्त रहता है, उसका निगाह अन्यत्र कहीं नहीं जाता। ये भी मंत्रेश्वर जी कहते हैं। यदि सप्तम में बुध हो तो पर स्त्री में आसक्त व्यक्ति रहता है। किसी पुरुष की कुंडली हो, अगर सप्तम में बुध बैठा हो तो ऐसा जातक मंत्रेश्वर जी कहते हैं कि पर स्त्री में आसक्त रहता है, अपनी स्त्री से उसमें आसक्ति नहीं रहती, दूसरे स्त्रियों में आसक्त रहता है। कृपया ये जिनकी कुंडली में हो या किसी के पति पत्नी के कुंडली में हो, वो इस बात को अपने ऊपर नहीं लेंगी, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे योग होते हैं। अगर ये तो जो सूत्र होता है, जो कहा सुनी वाली बात मंत्रेश्वर जी ने तो लिख दिया, लेकिन बहुत सारी कुंडलियों में मैंने देखा है कि बुध है लेकिन वो बृहस्पति से दृष्ट है, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा सदाचारी होता है, किसी दूसरी पर स्त्री पर वो अपनी आंख नहीं उठाता। तो ये सब चीजें जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं होती तो सत्य हैं, लेकिन अब वो किस राशि में बैठा है, तो मित्रों इन चीजों पे आपको अपनी कुंडली पे नहीं लगानी है। उसमें और भी बहुत सारे दोष होते हैं, नहीं तो ये आपसी विवाद का घर बन जाएगा। उसमें बहुत सारे योग होते हैं, तब हम देख पाते हैं कि ये सत्य है कि असत्य है। ये तो जो सूत्र है वो मैं बताता हूं। यदि दूसरे, सातवें और 10वें घर के मालिक चौथे घर में हो तो जातक पर स्त्रियों में आसक्त होता है। किसमें? दूसरे, सातवें और 10वें घर के मालिक। दूसरे, सातवें, 10वें घर के मालिक अगर चौथे में बैठे हैं तो मंत्रेश्वर जी कहते हैं कि ऐसा जातक भी पर स्त्री गामिनी होता है। ऐसी स्त्री
पर पुरुषगामिनी होती है। लेकिन मित्रों, इसमें भी बहुत और सारे योग होते हैं। किसी के कुंडली में अगर ये चीजें हैं तो इसमें और भी बहुत सारे योग हैं, तब ये चीज, जैसे मान लीजिए अगर वो नीच में बैठे हैं, पाप ग्रह से दृष्टि है, तब ऐसे योग बनते हैं। एक भी शुभ ग्रह से दृष्टि हो गए तो ऐसा योग नहीं बनेगा। ये मैंने इन सूत्रों को पढ़ा, काफी दिन से मेरा अनुभव है, और मैं कुंडलियों पर लगाया तो मैंने ये पाया कि अगर अशुभ ग्रह से दृष्टि है तब तो ऐसा है, अगर शुभ ग्रह से दृष्टि है या शुभ राशि में बैठ गए या शुभ राशि स्वयं हो गए तो ऐसी हरकत वो नहीं करते। 7वें घर में राहु हो तो जातक बहुत ही निपुण होता है। विवाह के लिए तो छोड़ दीजिए, 7वें घर का राहु हो तो वो व्यक्ति बड़ा गुणी होता है। क्यों? क्योंकि राहु जो है यांत्रिक होता है, मशीन के बारे में वो व्यक्ति बहुत बड़ा इंजीनियर बनता है। राहु क्या है? यांत्रिक के तरफ लेके जाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। 7वें घर में केतु हो तो ये मित्रों अच्छी बात नहीं है। अगर 7वें घर में केतु आ गया तो वो या जातक पत्नी धूर्ता होता है, वो अपनी पत्नी से छल कपट करता है। अगर किसी के कुंडली में 7वें में केतु है तो वो पत्नी धूर्ता होगा। लेकिन मित्रों, मैं फिर वही बात कहता हूं, इनकी दृष्टि शुभ ग्रहों से पड़ जाए तो वो कम हो जाती है, पाप ग्रहों से पड़ जाए तो वो ज्यादा बढ़ जाती है। मित्रों, बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि किसी के कुंडली में ऐसा योग है तो वो 100% तब मानेंगे सही कि जब उनकी पूरी जांच हो जाए। किस नक्षत्र में बैठे हैं, शुभ नक्षत्र में होगा तो खराब योग होगा तो कट जाएंगे, अच्छे योग होंगे अगर अशुभ नक्षत्र में होगा तो अच्छे योग भी कट जाते हैं। पाप ग्रह की दृष्टि होगी और शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो भी वह योग कम ज्यादा होते रहते हैं। मित्रों नमस्कार, ये मैंने आपको ये चीजें शास्त्रों में लिखी हुई हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। होता तो सही है, लेकिन जिनको कम जानकारी होगी वो अपने पर अप्लाई नहीं करेंगे मित्रों, नहीं तो घर में विवाद का कारण बनेगा। और पूरी जानकारी लेने के बाद ही किसी निर्णय पर हम पहुंचते हैं। एक चीज और है, ये सारे योग बने हों, उनकी दशा ही नहीं आई तो इस योग के धरे रह जाएंगे, वो योग काम नहीं आएगा। वो योग तब काम आएगा कि जब दशा भी उन्हीं की आएगी। तो मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। बस आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करना, सब्सक्राइब करना मित्रों न भूलना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।